आज हम लोग बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट इन द सेंस कि डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या करते हैं, बेसिकली उसका बेनिफिट क्या है, बिजनेसमैन के लिए क्या बेनिफिट है, जॉब सीकर के लिए क्या बेनिफिट है, एज ए स्टूडेंट हमारे लिए क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो ये चीजें हम मतलब डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रॉपर इंट्रो, कल तो एक जस्ट नॉर्मल था, आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटा क्यों आ रहा है इसमें यार? छोटा क्यों आ रहा है इसमें? हाँ, नीचे का कट रहा है। हाँ, नीचे का कट क्यों रहा है? वो तो नहीं कटना चाहिए। हाँ, 200 पे 200 200 करो, 200। सो जैसा मैंने अभी बताया कि हम डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहली चीज तो ये समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है बेसिकली, उसमें हम क्या क्या काम करते हैं, जिसको हम कंपोनेंट्स भी बोलते हैं बेसिकली, कि डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और इस डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है। तो बेसिकली आज की क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एजेंडा है, वो यही है कि हम ये चीजें हम नॉर्मली हम समझेंगे। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा आपका, क्या है? डस्टर भी दे देना हूँ। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, क्या आप में से कुछ लोग बता पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या क्या करते हैं हम इसमें? तेज बोलो, जो भी बोलना है। सोच रहे हैं? एनीबडी एल्स? नहीं, चलिए। डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली जो भी कुछ हम ऑनलाइन कंज्यूम कर रहे हैं, ऑनलाइन कंज्यूम करने का मतलब खाने से नहीं है, कंज्यूम करने का मतलब है कोई भी डिजिटल कंटेंट हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई सामान हम ऑनलाइन खरीद रहे हैं, इस तरीके का कुछ भी अगर हम काम करते हैं तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, जैसे गूगल पे हम कुछ सर्च करते हैं, किसी चीज के बारे में पढ़ना है, समझना है, तो डेफिनेट सी चीज हम जाके गूगल पे सर्च करते हैं। तो गूगल पर जो हम सर्च कर रहे हैं, वहां पर जो भी कंटेंट हमारे पास आ रहा है, जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही आ रहा है। हम यूट्यूब पे जाके वीडियो देखते हैं, वहां पर जो भी कुछ वीडियो हमारे पास आ रहा है, बिकॉज
फर्क क्या है यहाँ पर, मेरे पास मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियो आ रहा है, आपके पास आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियो जा रहा है। तो ये जो, या तो अगर प्लेटफॉर्म सेम होता तो सबके पास कंटेंट भी सेम होना चाहिए था, क्योंकि कंटेंट सबके पास सेम नहीं है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसको मैनिपुलेट कर रहा है, या टारगेट को उसके हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जो टारगेट है, जो जिसका जैसा इंटरेस्ट है, उसको उसी के हिसाब से। आपको खाना बनाने का अच्छा शौक है, आपके पास जितने वीडियो आएंगे वो खाना बनाने से ही रिलेटेड आएंगे आपके पास में, ठीक है। किसी को कुछ स्पोर्ट्स का है तो उसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। तो ये जो काम हो रहा है ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। सिमिलरली किसी भी सोशल नेटवर्क पे हम जाते हैं, चाहे वो फेसबुक पे जाए, किसी इंस्टाग्राम पे जाते हैं, हम लिंक्डइन पे जाते हैं, हम थ्रेड पे जाते हैं, हम आपका जो है इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरीके के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इन प्लेटफॉर्म पे जो भी डेटा, जो भी पोस्ट, वीडियो, कंटेंट, कुछ भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। किसी वेबसाइट पर जाके हम कुछ परचेज करते हैं, वो वेबसाइट हो सकता है मार्केट प्लेस हो सकता है वो प्राइवेट लेवल वेबसाइट्स हो। यहां पे दो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, एक वर्ड इस्तेमाल किया मार्केट प्लेस और एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया प्राइवेट लेवल वेबसाइट्स। मार्केट प्लेस का मतलब होता है ऐसी वेबसाइट जहां पर बहुत सारे अलग अलग सेलर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जैसे एक शॉपिंग मॉल होता है, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां क्या मिलता है हमें, अलग अलग दुकानें अलग अलग ब्रांड की हैं, ढेर सारे ब्रांड एक ही जगह पे अवेलेबल हैं, अलग अलग दुकानें हैं, ये मार्केट प्लेस हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं जिनका अपना दुकान है, अपना ब्रांड है, वो अपने ब्रांड का माल अपनी दुकान पे बेचते हैं, वो प्राइवेट लेवल शॉप हो गई। इसी तरीके से वेबसाइट भी दो तरीके की है, हमारे पास मार्केट प्लेसेस हैं जहां हम अपना प्रोडक्ट परचेज करते हैं, प्राइवेट लेवल वेबसाइट्स है जहां पे भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। फर्क ये है, मार्केट प्लेस पे नंबर्स ऑफ सेलर्स मिल जाएंगे, प्राइवेट लेवल पे जिसकी वो वेबसाइट है उसी का वो प्रोडक्ट भी होगा। तो हम चाहे किसी प्राइवेट लेवल वेबसाइट पे कुछ परचेज करें या मार्केट प्लेसेस पे परचेज करें, हम ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही वो काम कर रहे हैं। मतलब कोई ना कोई डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके हम तक वो डेटा, वो प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। प्रोडक्ट पहुंचाने का मतलब मैं डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वेबसाइट पे या ऐप पे जो डेटा आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट का, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई न्यूज की वेबसाइट्स पे हम जाते हैं, वहां पे हम न्यूज देखते हैं। जैसे आजकल एक कंपनी है इन शॉर्ट्स, नाम सुना है? क्या करती है वो न्यूज एग्रीगेटर है, लेकिन उसका भी अपना एक कंसेप्ट है कि मुझे बहुत लंबा चौड़ा न्यूज नहीं दिखाना, शॉर्ट फॉर्म में न्यूज दिखाना है। आपके बिहार का ही लड़का जो वो कंपनी चलाता है, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया कि वो इन शॉर्ट। अब इन शॉर्ट पे जो डेटा आपके पास आ रहा है, जो पहला काम वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग जगहों से, उसके पास अपनी कोई एजेंसी नहीं है कि जाके न्यूज कलेक्ट करेगा, नहीं, जो न्यूज़ मार्केट में अवेलेबल हैं उनको वो कलेक्ट करता है, शॉर्ट फॉर्म में आप तक पहुंचाता है। ये काम जो वो कर रहा है ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है, और वो आपको न्यूज दिखाता है, साथ में एड दिखाता है, जिससे वो कमाता है, ठीक है। तो हम चाहे ऑनलाइन न्यूज कंज्यूम करें, सोशल मीडिया पे अपना वक्त बिताएं, यूट्यूब पे अपना वक्त बिताएं, गूगल पे कुछ सर्च करें, हम जाके कुछ ऑनलाइन परचेज करें, हम डिजिटल मार्केटिंग के कंज्यूमर हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि इस क्लास में अगर 50 लोग होंगे तो 50 के 50 कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के कंज्यूमर तो हैं ही हैं। आप उसको कंज्यूम किसी न किसी फॉर्म में कर ही रहे हो, और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मार्केट कितनी बड़ी हो सकती है।
हम बहुत छोटे से शहर में रह रहे हैं, बहुत बड़ा शहर नहीं है हमारा, और यहां भी हम सारे के सारे उसके कंज्यूमर हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो जो बड़े शहर हैं वहां पे क्या होगा, वहां पे और ज्यादा होगा। बल्कि हम तो शहर में हैं, जो गांव में रह रहे हैं ना, वो भी कंज्यूमर हैं इस चीज के। तो अब डिजिटल मार्केटिंग अगर हम नहीं जानते हैं तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आज के जो मार्केट का ट्रेंड है उससे हम कोसों दूर हैं। हम अपने आज के मार्केट ट्रेंड के हिसाब से हम चल ही नहीं रहे। ठीक है, सो अब आगे हम लोग सीधा नेक्स्ट पे आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा बड़ा बड़ा लिखने का ताकि आप लोगों को दिख जाए। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पुराना, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कंपोनेंट है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्या करते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में? नहीं, सर्च जो हम करते हैं वो काम अलग है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, एसईओ के अंदर, हम अपनी वेबसाइट को, हम अपने ऐप को, हम अपने फेसबुक के पेज को या इंस्टाग्राम के पेज को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि, और जाहिर सी बात है अगर हम अपने, हमारे पास कोई वेबसाइट है तो वो किसी न किसी चीज से रिलेटेड वेबसाइट होगी। मैं ट्रेनिंग चलाता हूं तो मेरे लिए एक ट्रेनिंग की कोई वेबसाइट होगी, अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूं तो मेरे लिए उस प्रोडक्ट की कोई वेबसाइट होगी, मैं कुछ और लाइक ब्लॉगिंग करता हूं तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ होगी, अगर मैं कुछ एजुकेशन के फील्ड में कुछ कंटेंट सेल कर रहा हूं उसकी वो वेबसाइट हो सकती है, किसी भी चीज की वेबसाइट हो सकती है। तो मैं जिस भी सेगमेंट की मेरे पास वो वेबसाइट है या ऐप है, गेमिंग ऐप है, कोई ट्यूटोरियल टाइप का ऐप है, किसी भी तरीके का हो सकता है वो, जो भी वो ऐप या वेबसाइट है जिस भी सेगमेंट की, जाहिर सी बात है अब एज ए कंज्यूमर आप जब उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, जैसे आपको ये पेन खरीदना है, मान लिया आपके यहां पे अवेलेबल नहीं है, मार्केट में नहीं मिलता है, आप चाह रहे हैं कि मैं इस पेन को ऑनलाइन परचेज कर लूं, तो आप जाके क्या करेंगे, कहां ढूंढेंगे? आज के डेट में या तो ये है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन पे डायरेक्ट जाके पेन को सर्च कर लें, अदरवाइज ट्रेडिशनल तरीका ये चला आ रहा है कि हम जाते हैं पहले गूगल पर और गूगल पर जाके सर्च करते हैं इस पेन के बारे में कि जी हमें जो है व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए। ठीक है, सो व्हाइट बोर्ड मार्कर, ऑनलाइन शॉपिंग बाय व्हाइट बोर्ड मार्कर, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं वहां पे ताकि हमको कोई जगह मिले, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से कि हम इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब एज ए डिजिटल मार्केटर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ऐसी वेबसाइट जो कि इस व्हाइट बोर्ड मार्कर को सेल कर रही है, उस वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखा जाएगा, उस वेबसाइट पे जो फोटो का इस्तेमाल होगा, जो वीडियो का इस्तेमाल होगा, उस वेबसाइट का जो पूरा डिजाइन होगा, वो हम इस तरीके से करते हैं कि गूगल को वो पसंद आए। गूगल एज ए सर्च इंजन, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जो अपने आप में उसके पास कोई डेटा नहीं है। सबसे पहली चीज आप एक चीज समझ आइएगा, गूगल के पास खुद का कोई डेटा नहीं है। गूगल लाखों करोड़ों वेबसाइट जो दुनिया में इंटरनेट पे अवेलेबल है, उन सब का डेटा
कलेक्ट करके एक एग्रीगेटर के तौर पे काम करता है, वो सबका डेटा कलेक्ट करता है। तो वो करोड़ों वेबसाइट्स हैं, तो जब वो डेटा कलेक्ट करता है तो होता क्या है, एक एक टॉपिक से रिलेटेड हजारों वेबसाइट मिलती हैं उसको। वो किसको मानेगा कि बेहतर है, कौन सा बेहतर है उसमें से? तो वो कौन सा जो बेहतर है, ये काम करना एज ए डिजिटल मार्केटर हम लोगों का है कि हम गूगल को बताएं वी आर द बेस्ट, सिंपल। और अगर हमने ये बता दिया तो अब कोई भी बंदा गूगल पर जाके सर्च करेगा इस पेन के बारे में तो हमारी वेबसाइट वहां पे टॉप पे आएगी। ये जो काम हम करते हैं इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या बताया मैंने अभी? बताया कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में? बताओ। उससे ना पूछो, बगल बगल से, अपना आप बताओ। सर एक प्राइवेट कंपनी ऐसी एमपी जैसे बता दी सर हैं? एसईओ का फुल फॉर्म सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ। तो सर कुछ हमको जैसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में खरीदना है, सर्च करना होगा, गूगल पे जाना होगा, उसके बारे में सर्च करना होगा। हम फिर कोई प्रोडक्ट के लिए जाएंगे सर अमेजोन फ्लिपकार्ट में खरीदना होगा। ये नहीं बताया मैंने, कुछ और ही कह रहे हो तुम। क्लास में बैठे हो तो क्लास में ही बैठो, कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ जी। कंपनी को टॉप 10 पर दिखाने के लिए गूगल में सर्च एसईओ का यूज करते हैं। अपनी कंपनी की वेबसाइट को दिखाने के लिए, अपनी कंपनी के किसी मोबाइल ऐप को दिखाने के लिए, अपनी कंपनी का कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज को दिखाने के लिए, या अपनी कंपनी का कोई ब्लॉग दिखाने के लिए। ब्लॉग हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मुझे अपनी वेबसाइट बनाने की जरूरत हो। तो हम बहुत सारे दुनिया के अंदर में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसपे कि हम फ्री ब्लॉग बना सकते हैं। तो वहां पे एज ए ब्लॉग हमने कोई बना लिया, हमने अपनी कंपनी का खुद का कोई वेबसाइट बना लिया, हमने अपनी कंपनी का जो है कोई मोबाइल ऐप बना रखा है, हमने अपनी कंपनी का कोई इंस्टाग्राम पे पेज बना रखा है, आपके जो है फेसबुक पे पेज बना रखा है। तो इनमें से कोई भी चीज हमारे पास में है, इसका मतलब है मेरी डिजिटल प्रेजेंस है, हमारी कंपनी की डिजिटल प्रेजेंस है। कंपनी तो डिजिटली नहीं है ना, कंपनी तो कहीं पे है, फिजिकली है, बट उसको एक हमने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, एक तरीके से हम उसको डिजिटल लेकर चले गए। अब उस डिजिटल को दुनिया भर के सामने लेके जाना है। यही एक बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का और ऑफलाइन मार्केटिंग का। ऑफलाइन मार्केटिंग में मैं जितनी मर्जी मार्केटिंग करूं, मुंगेर में मेरा ऑफिस है या मुंगेर में मेरी कोई कंपनी है, कोई दुकान है, तो मैं मुंगेर भर कर लूंगा, ज्यादा बिहार भर कर लूंगा। बिहार भर करने में आफत आ जाएगा, नहीं कर पाएंगे हम। बट अगर हम ऑनलाइन अगर अपनी कंपनी को ले आते हैं या दुकान को ले आते हैं तो हम उसका प्रेजेंस पूरी दुनिया में लेके जा सकते हैं, सिर्फ मुंगेर में या बिहार में नहीं, पूरी दुनिया में लेके जा। और जब हम पूरी दुनिया में उसको लेके जाते हैं, वहां पर हम अपने उस पेज को या उस वेबसाइट को या उस जो ऐप है उसको गूगल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करते हैं। उस पे कंटेंट गूगल के हिसाब से हम लिखते हैं। हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं, एक हमारा क्या प्रोडक्ट है उसको भी बताना है, लेकिन उसको बताने का तरीका ऐसा रखना है कि वो गूगल को पसंद आ जाए, ताकि वो उस कंटेंट को, हमारी वेबसाइट के कंटेंट को गूगल के टॉप पे दिखाए जब भी कोई सर्च किया जाए। क्लियर है? तो अभी जितना सा भी हमने डिस्कस किया, इसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया है, जैसे सर्च इंजन, जैसे मार्केट प्लेस, हमने सर्च इस्तेमाल किया प्राइवेट लेवल वेबसाइट्स, हमने इस्तेमाल किया ब्लॉग। शकल ना देखिए, नोट कीजिए इन चीजों को, जगह जगह ये यूज होएगा।
सर ब्लॉग BLOG या BLOG? ब्लॉग होता है, BLOG। BLOG ब्लॉग, वो वी लॉग होता है जो आजकल हम यहां आए हुए हैं वो अलग है वो वीडियो लॉग्स होते हैं और मैं बात कर रहा हूं ब्लॉग की। यहां पे कंटेंट हम लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या वर्ड इस्तेमाल किया मैंने अभी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक वर्ड इस्तेमाल किया, सर्च इंजन इस्तेमाल किया, मार्केट प्लेस इस्तेमाल किया, प्राइवेट लेवल वेबसाइट इस्तेमाल किया, टॉप रैंकिंग इस्तेमाल किया कि हम टॉप पर आ जाएं, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको यूं पता होने चाहिए। मार्केट प्लेस का मतलब क्या होता है, ब्लॉग का मतलब क्या होता है, वेबसाइट का मतलब क्या होता है, ऐप का मतलब क्या है, पेजेस का मतलब क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीजें आपको नहीं मालूम है, जिनको हम टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं, बेसिकली टर्म्स, अगर हम ये टर्म्स नहीं जानते हैं तो हम क्या ही के डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या कर रहे हैं। तो हमें ये टर्म्स मालूम होना चाहिए। सबसे पहला चीज, सर्च इंजन किसको बोलते हैं? सर्च इंजन गूगल को सर्च इंजन कहते हैं ऐसा नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। हाँ, सर्च इंजन किसे कहते हैं? एक ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो दुनिया भर की वेबसाइट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करके एक जगह आपको दिखा दे, वो सॉफ्टवेयर सर्च इंजन कहलाता है, ठीक है। तो नहीं, नहीं, उस पे आप सर्च नहीं करते हैं। चैट जीपीटी सर्च इंजन नहीं है, वो अपने तरफ से डेटा बना के आपको दिखाता है। गूगल डेटा बना कर नहीं दिखाता है, गूगल जैसा डेटा डला हुआ है, सही गलत जो भी है, वो आपको डायरेक्टली दिखा देता है। नहीं, वो अपने तरफ से कुछ इंप्लीमेंट नहीं करता है, चैट जीपीटी अपने तरफ से इंप्लीमेंट करता है, जो ये फर्क है, ठीक है। तो सबसे पहला है सर्च इंजन। गूगल के अलावा और कौन से सर्च इंजन है दुनिया में? क्रोम गूगल का ही है, और क्रोम कोई सर्च इंजन नहीं है, वो ब्राउजर है, वो भी ब्राउजर है। एक नया वर्ड भी आपके लिए हो गया, ब्राउजर। ये भी अपने वर्ड की लिस्ट में डालिए इसको, ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? नहीं, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जहां पर हम किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट होती है ना, वो क्या होता है समझो। पहले एक बड़ा छोटा सा चीज, कोई भी वेबसाइट है वो है क्या? वो एक डाटा है। जैसे हम फोटो क्लिक करते हैं ना मोबाइल में, वीडियो बनाते हैं मोबाइल में, तो वो फोटो या वीडियो नहीं है, वो एक डिजिटल डाटा है। वो डिजिटल डाटा जाके हम कहीं स्टोर करते हैं, तो हमारे मोबाइल में भी स्टोरेज होता है, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में भी स्टोरेज होता है। इसी तरीके से दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े सर्वर लगे हुए हैं, उन सर्वर में बहुत हाई कैपेसिटी के कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वहां पे वो डेटा जाके स्टोर होता है। जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसका जो डेटा है वो किसी सर्वर में जाकर स्टोर होता है। अब वो सर्वर कहां है? हो सकता है वो सर्वर इंडिया में हो, वो सर्वर हो सकता है यूएसए में हो, यूके में हो, कहीं भी दुनिया के किसी भी कंट्री में हो सकता है। अब हमें वो डेटा एक्सेस करना है, मतलब हमें वो वेबसाइट खोलनी है। जैसे मान लो आपको गूगल ही ओपन करना है, www.google.co.in या google.com, तो गूगल का जो अपना डेटा है वो गूगल के सर्वर पर सेव किया हुआ है। आप जैसे ही किसी ब्राउजर पर गूगल का एड्रेस, इसको हम एड्रेस यूआरएल बोलते हैं या एड्रेस बोलते हैं, ठीक है, एड्रेस टाइप करके ओके करते हैं, ब्राउजर उस डेटा को ढूंढता है नेट में कहां है,
और वो डेटा जिस भी सर्वर पे मिलता है उसको वहां से वो डेटा लेकर आता है और आपको दिखाता है। कई दफा ये जो डिस्टेंस है ये हजारों किलोमीटर में हो सकता है, 5-7 हजार 10,000 किलोमीटर में। इतनी दूर से वो डेटा उस पर्टिकुलर टाइम आपके पास आपके मोबाइल में या लैपटॉप में आ रहा है कहीं और से। इंडिया में पिछले 5-7 सालों से सर्वर बनना स्टार्ट हुआ है इस तरीके का। बेसिकली सर्वर जिस जगह लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं डाटा सेंटर। डाटा सेंटर, तो डेटा सेंटर बनाती है कंपनी, उस डेटा सेंटर में सर्वर्स लगे होते हैं। तो डेटा सेंटर का जो काम है इंडिया में पिछले 5-7 सालों से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले इंडिया में कोई डेटा सेंटर नहीं होता था, सब इंडिया के बाहर था। और बाहर भी कहां, यूएसए में, सिंगापुर में, यूके, यूरोप में, ऐसी ऐसी जगहों पे। तो हम जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते थे, बल्कि अभी भी बहुत सारी वेबसाइट इंडिया के बाहर ही स्टोर है, तो हम जब भी उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं वो डेटा वहां से हमारे पास आता है। कहां से, डेटा सेंटर से। डेटा सेंटर में पर्टिकुलर सर्वर होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा वेयर हाउस देखा है आप लोगों ने, तो वेयर हाउस में क्या होता है, बहुत सा बड़ा जगह होता है, वहां उस जगह के अंदर जाएंगे, सेक्शन बने होते हैं, सेक्शन के अंदर रैक बने होते हैं, रैक के अंदर सेल्फ बने होते हैं, उस सेल्फ पे कहीं पे कोई सामान रखा हुआ होता है और बंदे को पता रहता है कौन से रैक पे, कौन से सेक्शन के अंदर, किस रैक, किस सेल्फ पे ये सामान रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारी जो वेबसाइट्स है, हमारा जो ऐप है, उसका डेटा भी किसी डेटा सेंटर के, किसी सर्वर के, किसी सिस्टम के अंदर स्टोर किया होता है। उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। वो एड्रेस आप लोग शायद जानते होंगे, आईपी एड्रेस। ठीक है, उस पर्टिकुलर आईपी पे वो डाला जाता है, वहां से वो हमारे पास वो डेटा आता है। तो ब्राउजर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए होता है। सर्च इंजन वेबसाइट के, बहुत सारे वेबसाइट के डेटा को एग्रीगेट करके लिस्ट के फॉर्म में आपको दिखाता है, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के हिसाब से। कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड हो सकता है जो आप सर्च कर रहे हैं उस टाइम। तो आपके टर्म में एक नया वर्ड जोड़िए, कीवर्ड। कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड का दूसरा नाम है सर्च टर्म। हाँ, कीवर्ड का दूसरा नाम है सर्च टर्म। ठीक है, अब ये कीवर्ड या सर्च टर्म क्या है, जब भी हम गूगल या गूगल जैसे जो दूसरी कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्लोरर, जैसे बिंग, नाम सुना है कभी, बिंग, BING, बिंग। आज से लगभग 10-12 साल, 15 साल पहले एक कंपनी होती थी याहू। ठीक है, याहू, ये सर्च इंजन थे। याहू सर्च इंजन, बिंग अभी भी है सर्च इंजन। ठीक है, AOL है एक कंपनी, इंडिया में नहीं चलती, इंडिया के बाहर बहुत चलती है वो भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये सब सर्च इंजन है। गूगल भी सर्च इंजन है, बट गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, पहला नहीं है, बड़ा है। ठीक है, तो जब भी किसी भी सर्च इंजन पर हम जाते हैं और वहां पर किसी चीज को सर्च करते हैं, तो जो भी हम टाइप करके एंटर मारते हैं ना, तो जो भी ऊपर हमने वो टाइप किया है वो सर्च टर्म कहलाता है या कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, जो भी कुछ हम सर्च करते हैं, सर्च करने के लिए कुछ टाइप तो करते ही है ना हम, तो जो भी कुछ हम टाइप कर रहे हैं वो सर्च टर्म या कीवर्ड कहलाता है। गूगल उसी सर्च टर्म के हिसाब से पूरा इंटरनेट ढूंढता है और उसके बाद डेटा निकाल के लाके आपको देता है। ठीक है, SEO में वो जो सर्च टर्म है,
हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी या अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ढेर सारे सर्च टर्म का एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सर्च टर्म अलग 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 बहुत सारे लिस्ट बनाते हैं। उसके हिसाब से अब सर्च टर्म हमारे पास आ गया जहन में कि ये सर्च टर्म है, हम उस सर्च टर्म के हिसाब से या उस कीवर्ड के हिसाब से अपनी वेबसाइट पे कंटेंट को लिखते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, ताकि जब भी कोई बंदा उस सर्च टर्म का इस्तेमाल करे तो मेरी वेबसाइट वहां पर आनी चाहिए। ठीक है। और इस काम के लिए कि कौन कौन से कीवर्ड हम लिस्ट बनाएं, कहां से बनाएं, इसके लिए हम लोग एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं कीवर्ड प्लानर। ठीक है। कीवर्ड प्लानर में हमें कुछ डेटा देना पड़ता है, जैसे कि मान लो पेन के बारे में ही कि ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, हमें हमारी कंपनी कहां कहां सर्विस देती है, तो जी मुंगेर में देती है, नहीं बिहार में देती है, नहीं पूरे इंडिया में भी दे सकते हैं हम ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबिलिटी है। इसमें हमारे पास बहुत तरीके के हैं, मतलब जो भी हमारे पास डेटा है वो डेटा हम उस कीवर्ड प्लानर को देते हैं। उसके बाद वो कीवर्ड प्लानर पूरे नेट को सर्च करता है, और वो क्या सर्च करता है, वो ये सर्च करता है कि इससे रिलेटेड कितने तरीके के कीवर्ड्स हैं जो इंटरनेट पर ढूंढे जाते हैं। अभी वो ये नहीं सर्च कर रहा है वेबसाइट्स, वो ये सर्च कर रहा है कि इस व्हाइट बोर्ड मार्कर से रिलेटेड कितने कीवर्ड हैं जो इंटरनेट पे ढूंढे जाते हैं और कितनी बार ढूंढे जाते हैं, काउंटिंग भी। उसके बाद वो एक लिस्ट बना के हमें देता है, तो हम उस लिस्ट में देखते हैं कि हमसे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड आए इसमें और उसका कितना ज्यादा वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम। अब एक नया वर्ड भी आया यहां पे, सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आया क्या कहा मैंने अभी? जो हमारा सर्च कीवर्ड है बेसिकली या सर्च टर्म है, हम अपनी वेबसाइट को उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं, कंटेंट लिखते हैं, फोटोज लगाते हैं, वीडियोज लगाते हैं, पूरा डिजाइन उस हिसाब से करते हैं कि जब भी कोई आदमी उस कीवर्ड को सर्च करे तो हमारी वेबसाइट वहां पर आनी चाहिए। ये काम हो गया एसईओ का। बट वो जो कीवर्ड है, अब हमें कैसे पता चलेगा ये कीवर्ड जैसे मान लो व्हाइट बोर्ड मार्कर, ऑनलाइन शॉपिंग इन मुंगेर एक अलग कीवर्ड हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग इन बिहार अलग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग इन इंडिया अलग हो गया। सब में एक चीज कॉमन है, व्हाइट बोर्ड मार्कर इन मुंगेर, व्हाइट बोर्ड मार्कर इन बिहार। हो सकता है व्हाइट बोर्ड मार्कर बनाने वाली कोई और कंपनी हो जो दिल्ली में बैठी है, बट वो बिहार में सर्विस नहीं देती है, तो वो अपने कीवर्ड में दिल्ली का इस्तेमाल जरूर करेगी। ठीक है। बट बिहार में बैठी हुई कोई कंपनी है जो पूरे इंडिया में सर्विस देती है, तो वो क्या करेगी, वो मुंगेर का वर्ड भी इस्तेमाल करेगी, बिहार भी वर्ड इस्तेमाल करेगी और इंडिया का वर्ड भी इस्तेमाल करेगी उसमें। तो ये इस तरीके से कीवर्ड्स वो अलग करते हैं। और ये डेटा, क्योंकि हम बिहार में भी सर्विस देंगे, मुंगेर में भी तो दे ही रहे हैं, हम पूरे जो है इंडिया में भी देंगे, हम एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं ये डेटा। वो सॉफ्टवेयर है हमारा कीवर्ड प्लानर। वहां पर डेटा देने के बाद कीवर्ड प्लानर क्या करता है, पूरे नेट को ढूंढ के ये निकालता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और उसका कितना वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम, महीने में कितनी बार सर्च किया जाता है वो। तो जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा और जो हमारे लोकेशन या हमारे प्रोडक्ट से बिल्कुल नियर बाय होगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे या जो भी उस पर काम कंटेंट लिखेंगे उस कीवर्ड के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है। पता चला हम मुंगेर में सर्विस देते हैं और हमने अपने कीवर्ड में डाल दिया दिल्ली, टोटल मेहनत बेकार, किसी काम का नहीं।
जबकि लोग सर्च कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन हम वहां सर्विस ही नहीं देते। ठीक है, तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, एसईओ के बारे में कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया? क्या क्या आया समझ में? एसईओ का काम होता है अपनी कंपनी के वेबसाइट को गूगल में जो भी सर्च करेगा वहां पे टॉपिक दिखाना। पर ऊपर क्या लिखा हुआ है आगे? अभी इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अभी आपके नीचे का कुछ पॉइंट है जो अभी शायद आपके समझ में ना आए, बट हाँ कीवर्ड आपके समझ में आ चुका होगा। और जो ऊपर एक लाइन लिखी हुई है व्हाट इज एसईओ, मेरे ख्याल से उसका आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एसईओ बेसिकली एक एक्टिविटी है जो हम अपनी वेबसाइट, ऐप, ब्लॉग या सोशल पेजेस के साथ में करते हैं। और एक्टिविटी में करते क्या है, वहां के पे जो कंटेंट हमने लिखा है वो कंटेंट, जो फोटोज हमने इस्तेमाल किया है वो फोटोज, जो हमने वहां पर वीडियो इस्तेमाल किया है वो, जो हमने उस पूरे वेबसाइट का डिजाइन इस्तेमाल किया है वो, इन सारे चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं या डिजाइन करते हैं कि वो गूगल के या सर्च इंजन के, बेसिकली सर्च इंजन के मतलब के हिसाब से हो। और सर्च इंजन का मतलब एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम, सर्च इंजन क्या करता है, अपने लिए एक चेक पॉइंट्स बनाता है। चेक पॉइंट्स का मतलब ये, वेबसाइट स्लीक से डिजाइन की होनी चाहिए, बहुत मतलब कहते नहीं है कि कंटेंट की स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, खूब थोड़ा स्लीक सा डिजाइन हो। हाँ है डिजाइन, टिक मार दिया। अच्छा, जिस टॉपिक के बारे में है वो टॉपिक प्रॉपर एक्सप्लेन होना चाहिए, है, टिक मार दिया। इसी टॉपिक के हिसाब से कोई फोटो लगा हुआ होना चाहिए, हाँ है, टिक कर दिया। तो ये जो टिक मार्क करने के लिए जो उसने अपना एक क्वेश्चनर बनाया है ना, क्वेश्चंस लिखा है ना एक तरीके से, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं कि ये सर्च इंजन का एक एल्गोरिथम है। और ये एल्गोरिथम हर सर्च इंजन टाइम टू टाइम चेंज भी करता रहता है। ठीक है, तो हम अपनी वेबसाइट पर जो कंटेंट लिखते हैं वो सर्च इंजन के एल्गोरिथम के हिसाब से लिखते हैं, बनाते हैं। एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में, हमेशा इस्तेमाल होता रहेगा। ये एल्गोरिथम को सिंपल और एकदम कहते नहीं आसान भाषा में समझने के लिए आप बस ये समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का चेक पॉइंट्स है। चेक पॉइंट्स मतलब वेबसाइट पर क्या क्या, किस किस तरीके का होना चाहिए, हमने क्या डिसाइड किया है, हमने मतलब सर्च इंजन ने क्या डिसाइड किया है कि वेबसाइट पे क्या क्या कंटेंट किस किस तरीके से होगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, उस चेक पॉइंट पे आपका कंटेंट टिक मार्क में पॉजिटिव जा रहा है, मतलब ओके 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 हो रहा है, तो आपकी वेबसाइट टॉप पर आएगी। सीधी सीधी चीज है। अगर आप उस टिक मार्क पे क्रॉस लग रहा है, नहीं डिजाइन सही नहीं है, स्पीड पेज का सही नहीं है, होता है ना वेबसाइट, कोई सारी वेबसाइट ऐसी होती है क्लिक करो वो खुलते ही रह जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है सर्वर स्लो हो, सर्वर बहुत अच्छा है, वेबसाइट का डिजाइन ही इतना खराब है कि उसने उसको
स्लो कर दिया। इतने सारे उसने इमेजेस लगा दिए कि इमेज को डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है, वेबसाइट स्लो हो रही है। तो ये जो चेक पॉइंट्स पे क्रॉस लग रहा है, मोबाइल पर देख रहे हैं डाटा इधर उधर दिख रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। लैपटॉप पे देखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं, बढ़िया दिखता है। मोबाइल पे देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कई सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं, मोबाइल पे देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, उसमें क्या दिख रहा है। लैपटॉप पे कंप्यूटर पर देखोगे बढ़िया दिखेगा। तो अब उसमें एक क्रॉस मार्क लग गया ना कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है। तो इस तरीके का जितना क्रॉस लगेगा, इसका मतलब है आपका कंटेंट टॉप पे नहीं रहेगा, फिर आपकी वेबसाइट टॉप पे नहीं होगी, फिर वो नीचे चली जाएगी। और इंडस्ट्री के अंदर एक रूल ये चलता है कि अगर हमारी वेबसाइट उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, जिसके लिए भी हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन हमने किया है, टॉप 3 में अगर हम नहीं आते हैं, तो हमारे पास 70% के आसपास विजिटर जो हैं वो लॉस हो जाएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। क्योंकि तकरीबन 70% ऐसे विजिटर हैं जो टॉप 3 पे ही क्लिक करते हैं, नीचे जाते नहीं है। 30% है जो नीचे जाते हैं और दूसरे तीसरे पेज पर तो शायद ही कभी जाते हैं। मतलब हमारी एज ए कंज्यूमर हमारी टेंडेंसी ये है कि हम कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये टॉप 3 ही ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जिसपे ज्यादातर कंडीशन पे हम क्लिक करते हैं। तो हमारी एज ए डिजिटल मार्केटर हमारी ये कोशिश रहती है कि हम कुछ भी करके 1 2 3 के अंदर आ जाएं। तो पहली कोशिश होती है कि पहले पेज पे आ जाएं। उसके बाद जब पहले पेज पे आ गए, अब हमारी कोशिश होती है कि हम उसको अब ऊपर लेकर जाएं और पहले, दूसरे या तीसरे पॉइंट पे आए। और इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट में बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, वो हम करते हैं। ठीक है, जितना भी चेंजेस हम अपनी वेबसाइट पर करते हैं या अपने ऐप में करते हैं या अपने पेजेस पे करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ओके, जो भी मैं इतनी देर से कह रहा था ना कि अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखना, फोटोज, वीडियोस और वेबसाइट का डिजाइन, इसमें जो भी चेंजेस हम करते हैं, जो भी चेंजेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन एल्गोरिथम, ये कहलाता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या क्या शामिल होता है, नोट कीजिए। सबसे पहला, पेज का डिजाइन या वेबसाइट का डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट, वेबसाइट पर जो कंटेंट लिखा गया है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हो और यूनिक हो। रिलेटेड हो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज से और यूनिक हो। अब यूनिक का मतलब समझ में आया क्या है? कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए कि कहीं से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया अपनी साइट पे, चलो काम चल गया। नहीं, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो गूगल को ये मालूम है कि आप कहां से कॉपी पेस्ट करके ला रहे हैं, क्योंकि आप किसी ने किसी वेबसाइट से कॉपी किया होगा आपने, और वो वेबसाइट का डेटा उसके पास पहले से है, तो देख लेगा कि भाई फलानी वेबसाइट से कॉपी करके लिया गया है, तो आपकी वेबसाइट को बजाय ऊपर ले जाने के वो ब्लॉक कर देगा, दिखेगी नहीं साइट आपकी नेट पे कहीं पे। तो आपका कंटेंट किसी भी कीमत पे कॉपीड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो योर कंटेंट शुड बी
informative, related to your product, services, and it should be unique. सर अगर हम कंटेंट बनाए अगर बाय चांस किसी सिमिलर हो गया पॉसिबल ही नहीं है। दो इंसान एक जैसा सोच ही नहीं सकता है। नहीं, बाय चांस का सवाल ही नहीं आता। कुछ ना कुछ चेंजेस होगा ही होगा। एक लाइन लिखना नहीं है ना, लिखना तो 10-20 लाइन है ना, चेंजेस होगा ही होगा। अगर आप लिख रहे हैं तो चेंजेस होगा, तो फिर सेम आ जाएगा। क्लियर है? तो नंबर 1 पे मैंने बताया वेबसाइट का डिजाइन, नंबर 2 पे बताया हमने कंटेंट, जो कंटेंट आपने लिखा है। नंबर 3 उस कंटेंट का प्रेजेंटेशन। कंटेंट का प्रेजेंटेशन, अब कंटेंट का प्रेजेंटेशन क्या है यहां से तुम समझ सकते हो एक चीज। ये देखो, यहां देखो, अभी ऊपर एक टॉपिक का नाम है, तो जाहिर सी बात है आपका अगर कोई वेबसाइट है, उस पर कोई पेज है, तो उस पेज का भी कोई नाम होगा। उस नाम के अंदर कुछ हेडिंग्स है, दिख रहा है कुछ हेडिंग्स। उस हेडिंग, यहां देखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये बेसिकली नाम हो गया, उस नाम के अंदर कुछ हेडिंग्स है, उस हेडिंग का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब आप यहां आओ, हेडिंग के डिस्क्रिप्शंस के अंदर भी उसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो अब आपको ये दिख रहा है ना कि इसके अंदर एक बुलेट लगा हुआ है, उस बुलेट के अंदर सब बुलेट्स लगे हुए हैं। तो ये कंटेंट का प्रेजेंटेशन हुआ। अब अगर मैं इसी को, अभी ये दिख रहा है कि कौन सा किसके अंदर है, कौन सा कंटेंट किस हेडिंग, किस सब हेडिंग के अंदर आ रहा है। अगर मैं इसके बुलेट वगैरह हटा दूं, ऊपर से नीचे एक साथ लिख दूं, तो फिर क्या लगेगा? कुछ समझ में नहीं आएगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप लोग जो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं ना किसी भी चीज पे कभी भी, ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, कंटेंट्स प्रॉपर दिखने चाहिए, देख के समझ में आना चाहिए ये चीज कि कौन सा टाइटल है, मतलब टॉपिक का नाम क्या है, उसके अंदर कंटेंट हेडिंग्स क्या है, सब हेडिंग्स क्या है, उसके अंदर जो है कंटेंट क्या है। हेडिंग, सब हेडिंग से रिलेटेड ही कंटेंट होना चाहिए। पता चला हेडिंग कुछ और है, कंटेंट कुछ और लिख दिया, नहीं चलेगा। जैसे कहते हैं ना, टीचर मुंह पे मारते हैं आपकी कॉपी, ले जाओ, ये पता नहीं क्या लिख दिया तुमने। गूगल पे यही काम करता है, जितने सर्च इंजन है यही काम करते हैं। अगर आपके साइट पर जो कंटेंट लिखा गया है वो प्रॉपर ना हो तो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से कंटेंट ट्री या कंटेंट हायरार्की भी कहलाता है, कि क्या हायरार्की है कंटेंट का, या कंटेंट का क्या ट्री है, या सिंपल से लैंग्वेज में समझना है तो प्रेजेंटेशन समझ लीजिए कि कंटेंट जो हम लिख रहे हैं उसका क्या प्रेजेंटेशन है। टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग और कंटेंट। नोट कर लो, टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग और कंटेंट। इसमें सब हेडिंग कौन सा है बताना? मेकिंग अ वेबसाइट और कंटेंट। सब हेडिंग कौन सा है इसमें? वो हेडिंग हो गया। इसके अंदर कई सारे हेडिंग्स हैं। ऑन पेज एसईओ, आपका ऑफ पेज एसईओ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सब हेडिंग्स हैं। और वेबसाइट के टर्म में हमारे जो हेडिंग्स होते हैं
वो अच्छा, हटा दो हटा दो। वेबसाइट के हिसाब से मैं बता रहा हूं, वेबसाइट्स पे जो कंटेंट हम लिखते हैं वहां पर जो हेडिंग्स होती हैं वो H1, H2, H3 से लेकर H6 तक होती है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, 6 हेडिंग्स का इस्तेमाल हम करते हैं वेबसाइट में। तो अभी जो कंटेंट यहां पे लिखा हुआ है, इसमें जो ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यह है हेडिंग 1। और ये हेडिंग 1 एक पेज पे एक ही रहता है, दो हेडिंग 1 नहीं दे सकते हम, H1 दो नहीं देते हम। एक पेज पे एक ही हेडिंग रहेगा H1, दैट्स इट। दूसरा हेडिंग नहीं आएगा। H1 दो बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, एक बार आएगा। कई दफा आप लोग क्या करते हो ना, कंजूसी में कौन मेहनत करे यार, दो टाइटल एक ही में डाल दिया। तो टाइटल बेसिकली H1 में जाता है और एक ही पेज पे दो बार टाइटल लिख देते हैं। कभी नहीं करना ये काम, एक पेज पर एक ही टाइटल जाएगा, दूसरा टाइटल कभी नहीं जाएगा। तो H1 टाइटल होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहां के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा ऊपर टॉप है, ये क्या है, ठीक है। ऊपर जो है अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो टाइटल है या H1 है। उसके बाद जो व्हाट इज SEO है, ये H2 है, हेडिंग 2। मल्टीपल हेडिंग 2 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद H3, H4, H5, H6 तक का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप, फॉन्ट साइज समझते हो? Yes, sir. होता है ना। Yes. यहां पे एक छोटी सी गलती हो रखी है, और गलती ये है कि ये जो टेक्निकल SEO ऑन पेज ऑफ पेज लिखा हुआ है ना, कम से कम बोल्ड होना चाहिए था, ठीक है। अदरवाइज उसका फॉन्ट साइज कंटेंट के फॉन्ट साइज से ज्यादा होना चाहिए था। ये अगर मैं गूगल के हिसाब से बात करूं तो ये कंटेंट गूगल के हिसाब से लिखा हुआ नहीं है, गूगल इसको रिजेक्ट करेगा। हाँ ठीक है, वो 100% रिजेक्शन में नहीं डालेगा, बट फिर भी 100% ये ओके भी नहीं है उसके हिसाब से। बात समझ में आई? कंटेंट का जो फॉन्ट साइज होगा, उसके बाद जैसे जैसे हेडिंग हम ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर का मतलब H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है और H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है, ठीक है। तो H6 कंटेंट से बड़ा होना चाहिए फॉन्ट साइज में, H5 उससे बड़ा, H4 उससे बड़ा, इस तरीके से ऊपर बढ़ते जाएंगे और जो सबसे लास्ट हमारा आएगा H1, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। बोलो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, देखने वाले को, पढ़ने वाले को इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ऑन पेज बता रहा था मैं अभी आपको, क्या क्या बताया मैंने अभी अब तक आपको ऑन पेज में? एक तो मैंने बताया आपको, पहला नंबर वेबसाइट का डिजाइन, दूसरा है आपका कंटेंट, तीसरा है आपका प्रेजेंटेशन, बेसिकली जो भी हम H1 H2 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज उस वेबसाइट पे, वो तो कंटेंट का हो गया ना कि कंटेंट यूनिक रहना चाहिए। नेक्स्ट इज इस वेबसाइट पर जो इमेज का इस्तेमाल करेंगे हम, फोटो, वो फोटो भी हमारे कंटेंट से, हमारे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए।
ठीक है, ऐसा नहीं कि पता चला हमारा कंटेंट तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का है और फोटो लगा हुआ है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का, नहीं चलेगा। ठीक है, प्लस कई दफा ऐसा होता है कि जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो जैसे ये फोटो है ना, फोटो पे जब अपना कर्सर आप लेकर जाएंगे और 2-4 सेकंड के लिए कर्सर को वहां पे आप छोड़ देंगे, तो एक लाइन लिखी हुई आ जाती है वहां पे, है फोटो के बारे में। वो जो लाइन लिखी हुई है ना, वो लाइन भी उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं। और अक्सर क्या होता है, ज्यादातर केस में कोई भी वेबसाइट पे कोई फोटो है, हमने डाउनलोड किया, उसका नाम XYZ लिखा हुआ आ गया और हमने उसी फोटो को, उसी नाम को दूसरी जगह अपलोड कर दिया। वो जब वो नाम लिख के आएगा ना, वो XYZ लिख के आएगा। जो फोटो जिस नाम से सेव कर रखा है हमने, ज्यादातर कंडीशन में वही नाम वहां पे आ जाता है। हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उस नाम को चेंज कर सकते हैं, बट अगर हमने नहीं किया है रीनेम उसको, तो वो वही नाम आ जाएगा लिखा हुआ जो फोटो का नाम था। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि फोटो का नाम जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो भी कंटेंट के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गूगल पर हम सर्च कंटेंट नहीं करके इमेज सर्च करते हैं, फोटो सर्च करते हैं। तो अगर आपका कंटेंट, फोटो उस कंटेंट के हिसाब से नहीं है या नाम नहीं है, तो कैसे गूगल को पता चलेगा कि आपका फोटो वहां पे दिखाया जाए? तो आपका फोटो दिखेगा नहीं तो आपकी वेबसाइट पे विजिट नहीं आएगी। समझ में आया? तो फोटो, अब फोटो के बारे में, एक तो फोटो का कि फोटो टॉपिक से रिलेटेड हो, जो इमेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटेड हो। नोट करो ये सारी चीजें, करवाऊंगा मैं आपसे ये काम, सिर्फ बता नहीं रहा हूं, मैं करवाने वाला भी हूं। इमेज शुड बी रिलेटेड टू टॉपिक। पहला चीज तो यही है कि इमेज शुड बी रिलेटेड टू टॉपिक। ओके, नेक्स्ट, नेम ऑफ द इमेज शुड बी रिलेटेड टू टॉपिक। इमेज का जो नाम है ना, वो भी टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है, कई दफा ऐसा होता है कि वेबसाइट को जब हम ऑन करते हैं, ओपन करते हैं किसी वेबसाइट को, तो प्रॉपर नेट की कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से कंटेंट तो आ जाता है, फोटोज नहीं आते। ठीक है, तो उस जगह पे फोटो का नाम लिखा हुआ आ जाता है, एक छोटा सा ब्लॉक बन जाएगा वहां पे, और उस ब्लॉक पे कुछ नाम लिखा हुआ आ जाएगा। उस नाम को हम बोलते हैं आल्ट टैग, ALT, आल्ट टैग, TAG, टैग, अल्टरनेट टैग। तो इमेज में दो चीजें अलग अलग हैं, इमेज का नाम अलग है और इमेज का आल्ट टैग अलग है। ठीक है, नाम के साथ में उस फोटो का एक्सटेंशन भी शो करता है वेबसाइट, JPG है, PNG है, इस तरीके से फोटो का एक्सटेंशन शो करता है। आल्ट टैग में फोटो का एक्सटेंशन शो, इमेज का एक्सटेंशन शो नहीं करेगा, सिर्फ नाम शो करेगा। तो हमें हमारी वेबसाइट पर जब हम फोटो डालते हैं, कोई भी इमेज डाल रहे हैं, उस इमेज का नाम रिलेटेड होना चाहिए अपने टॉपिक से, उस इमेज का आल्ट टैग रिलेटेड होना चाहिए अपने टॉपिक से। ठीक है, आल्ट टैग को पूरा अल्टरनेट टैग। क्लियर है? अब फोटो जो हमने अपलोड किया है वेबसाइट के लिए, या जो भी इमेज हमने वहां पे लगाया है, वो कितने KB का है या कितने MB का है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है।
ठीक है। अगर फोटो का फाइल साइज, इसको फाइल साइज बोलते हैं बेसिकली, अगर फोटो का फाइल साइज ज्यादा होगा तो एक तो हमारा नेट ज्यादा कंज्यूम होगा, डाटा स्लो डाउनलोड होगा, जिसकी वजह से वेबसाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और जब वेबसाइट की स्पीड कम होगी तो गूगल के मतलब का वो रहेगा नहीं। सो फाइल साइज ऑफ द इमेज शुड बी एज लोवेस्ट एज इट कैन बी पॉसिबल। फाइल साइज जो है हमारे इमेज का, वो कम से कम जितना हम कर सकते हैं उतना कम कर सकते हैं हम, जितना हमारे बस का है कि हाँ भाई इससे कम कर लो, और कम करो, और कम करो, हाँ उस लेवल तक जहां पर कि वो फोटो मतलब ब्लर ना हो जाए, क्वालिटी फोटो की ठीक रहे, बट उसका जो फाइल साइज है वो कम हो। तो दुनिया में आज की डेट में बहुत सारे एक्सटेंशंस हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें फोटो की क्वालिटी तो वही रहती है, बट फाइल साइज हमारा कम हो जाता है। नहीं, कंप्रेस वाला जमाना अब चला गया, पहले कर रहे थे। अब हमारा एक नया हमारे पास एक एक्सटेंशन है जो सबसे ज्यादा आज के डेट में इस्तेमाल किया जाता है, वो है वेबपी। जैसे जेपीजी, पीएनजी है ना, इसी तरीके से हमारा एक एक्सटेंशन है वेबपी। तो वेबपी में फाइल साइज जो है इमेजेस का वो कम से कम हो जाता है, क्वालिटी कमोबेश बेहतर रहती है। ठीक है। सो वेबसाइट का डिजाइन हो गया, कंटेंट हो गया, कंटेंट का पूरा प्रेजेंटेशन हो गया, इमेज हो गया, इमेज में वो सारी चीजें आ गई ना। ठीक है। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं, प्लस एक वर्ड होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग, अब इंटरनल लिंकिंग का क्या मतलब होता है? आपने कई सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, जब हम कुछ कंटेंट पढ़ने जाते हैं वेबसाइट्स पे और वहां पे सर्च करते हैं, तो कंटेंट पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में आता है कि इस टॉपिक को थोड़ा और पढ़ने के लिए यहां पे क्लिक करो, और वो उस पे क्लिक करते हैं तो उसी वेबसाइट के किसी और पेज पे उसको लेके चला जाता है पढ़ने के लिए डिटेल में। ये कहलाता है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है हम अपने पेज पर अपनी ही वेबसाइट का कोई और दूसरा पेज प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है। तो ये कहलाता है इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंक्स। इसी तरीके से एक होता है एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है। एक्सटर्नल लिंक्स का मतलब होता है अपनी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट का लिंक दे देना अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो यह होता है एक्सटर्नल लिंक। हमें कई दफा इंटरनल लिंक्स का भी इस्तेमाल करना होता है और एक्सटर्नल लिंक्स का भी इस्तेमाल करना होता है। इंटरनल लिंक से हमें फायदा यह होता है कि कोई भी विजिटर जो मेरी वेबसाइट पे आया है, वो मेरी वेबसाइट पे एक पेज से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, कई सारे पेजेस पे वो इंटरनल लिंक की वजह से टहल घूम के आ जाएगा। तो वो हमारी वेबसाइट पे जितने ज्यादा पेजेस पे जाएगा, ठीक है, हमारी वेबसाइट उतनी बेहतर कहलाएगी। ठीक है। अगर एक्सटर्नल लिंक है तो वो हमारी वेबसाइट से कहीं और चला जाएगा, लेकिन गूगल कहता है या जो सर्च इंजन है वो कहता है नहीं जी, आपकी वेबसाइट पे एक्सटर्नल लिंक भी लगा होना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटर ने उसका तोड़ ये निकाला है कि अपनी वेबसाइट का जो भी मतलब वेबसाइट बनी हुई है उसका जो भी एड्रेस है, उसके अलावा अपनी कंपनी का इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज वगैरह बना लिया
और अपनी वेबसाइट पे उन पेजेस का लिंक लगा दिया एक्सटर्नल, कि जाएगा भी तो मेरे ही पेज पे तो जाएगा, किसी और के पेज पे नहीं जाएगा। ठीक है। हां, अगर मेरी वेबसाइट कोई न्यूज वगैरह टाइप की वेबसाइट है तो वहां पर जहां से हमने वो न्यूज लिया है उसको क्रेडिट देना पड़ता है और उसके लिंक को लगाना भी पड़ता है। बट ये मतलब सिर्फ न्यूज वगैरह के टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि उनको क्रेडिट देना है जहां से हमने वो न्यूज लिया है। तो जैसे अभी हाँ, जैसे अब मैंने इन शॉर्ट भी बताया ना आपको, आप उनके भी न्यूज को देखिएगा ना तो वो भी सोर्स लिख देता है, वो लिखता है, वो भी सोर्स, उसको लिखना पड़ता है, बेसिकली हर किसी को लिखना पड़ता है। ठीक है। तो इंटरनल लिंक हमारी पेजेस पे होना चाहिए, एक्सटर्नल लिंक भी हमारे पेजेस पे होना चाहिए। अगर हम ये दोनों नहीं है लिंक्स तो गूगल या सर्च इंजन के लिए हमारी साइट बेहतर नहीं है। तो इस तरीके का जो लिंक लगाना है हेडिंग्स पे। अच्छा हाँ, एक चीज रहेगी। ठीक है, आते हैं। तो वेबसाइट का डिजाइन, वेबसाइट की स्पीड, ठीक है, वेबसाइट पे कंटेंट का प्रेजेंटेशन, इमेज या वीडियो या लिंक्स, इसमें से जो भी काम हम अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं या ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? ऑन पेज एसईओ बोलो भाई। ऑन पेज एसईओ समझ में नहीं आया तो अभी इतनी देर से क्या बता रहा हूं मैं, पिछले आधे घंटे से? कंफ्यूजन हो गया, एसईओ और ऑन पेज एक ही हुआ। नहीं, एसईओ का हिस्सा है ऑन पेज एसईओ। एसईओ का हिस्सा है। एसईओ के अंदर हम दो तरीके के काम करते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज। अभी ऑफ पेज मैंने डिस्कस नहीं किया है, अभी सिर्फ ऑन पेज डिस्कस किया है मैंने। ठीक है। तो बेसिकली एसईओ जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के अंदर हमारे दो हिस्से होते हैं काम के। पहला ऑन पेज और दूसरा ऑफ पेज। ठीक है। ऑफ पेज पे आते हैं। कई दफा क्या होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, जब आप किसी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं तो बहुत सारे ब्लॉग या आर्टिकल की वेबसाइट्स या क्लासिफाइड्स की वेबसाइट्स खुल जाती है। वहां पे किसी कंटेंट के बारे में 2, 4, 5 लाइन लिखा होता है और आगे लिखा होता है रीड मोर या व्यू मोर, और जब व्यू मोर या रीड मोर पे क्लिक करते हो तो किसी और वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। ये है ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ये हुआ कहने का कि हम अपनी वेबसाइट, हम अपने कंपनी के बारे में अपनी वेबसाइट पे तो हमने लिख ही दिया, अब अपनी कंपनी की वेबसाइट के अलावा दुनिया के अंदर बहुत सारे डायरेक्टरीज, नोट कीजिएगा वर्ड, डायरेक्टरीज हैं, क्लासिफाइड्स की वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल्स पोस्टिंग की वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, न्यूज की वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन मैगजीन्स हैं। बगल वाले के पूछने से बेहतर है हमसे पूछ लो, वो आप जैसे ही हैं वो। ठीक है, मैंने क्या क्या वर्ड इस्तेमाल किया? डायरेक्टरीज, ऑनलाइन मैगजीन्स, न्यूज की वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल पोस्टिंग की वेबसाइट्स, क्लासिफाइड वेबसाइट्स। ये अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स हैं बेसिकली। इन सब वेबसाइट्स पे क्या करा जाता है, हम वहां पे जाते हैं और अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी के बारे में लिखते हैं
और अपने वेबसाइट का लिंक वहां पर छोड़ देते हैं, लिख के चले आते हैं, ताकि कोई बंदा आए वहां पर, अगर आता है और वहां पे वो देखता है तो वो वहां पर क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट पर वहां से आएगा। तो ये एक अल्टरनेट मेथड हो गया ना हमारी वेबसाइट पे विजिट लाने का। एक तो मेथड ये हो गया कि गूगल के थ्रू आ रहा है, बट हो सकता है ये कि भाई गूगल के थ्रू ना आ रहा हो, मेरी वेबसाइट उतनी कैपेबल ही नहीं है कि गूगल के टॉप पे आ रही है, लेकिन कोई वेबसाइट क्लासिफाइड की वेबसाइट है या कोई डायरेक्टरी है जो गूगल की टॉप पे आ रही है, और उस टॉप वाली वेबसाइट पे मैंने अपनी वेबसाइट के बारे में डिटेल डाल रखा है, तो अब एक अल्टरनेट पाथ बन गया कि कोई बंदा अगर मेरे प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में गूगल पे सर्च करेगा तो वो उस डायरेक्टरी पे जाएगा, डायरेक्टरी से क्लिक करके वो मेरी वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, तो ये जो काम हम करते हैं इस काम को हम कहते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें लिस्टिंग्स करनी पड़ती हैं अपनी वेबसाइट्स की, डायरेक्टरी के ऊपर लिस्टिंग्स होती हैं तो डायरेक्टरी पे लिस्टिंग्स करनी पड़ती हैं, क्लासिफाइड्स की वेबसाइट्स पे लिस्टिंग करनी पड़ती हैं। आपने सुना होगा OLX, OLX क्लासिफाइड वेबसाइट है। ठीक है, इसी तरीके से हमें आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट्स के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में, आर्टिकल्स, और उस आर्टिकल को हम किसी आर्टिकल की वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं और फिर वहां पर हम अपना लिंक देते हैं ताकि वो बंदा हमारी वेबसाइट पर वहां से आए। ठीक है, तो हमें ब्लॉग पोस्ट, अब बहुत सारे लोग थोड़े से ज्यादा एडवांस होते हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, वो क्या देखते हैं पता है, हम कितना लिखेंगे, तो वो ऐसा भी करते हैं कि यार अपना जितना लिखना था लिख दिया और जो दूसरे लोगों का लिखा हुआ है ना वहां पे पहले से ब्लॉग्स या आर्टिकल, उसमें कमेंट्स कर रहे हैं अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से, वो कमेंट्स उसके नीचे आता है ना, और कमेंट में भी लिंक लगा हुआ रहता है, तो 2-3 लाइन लिख के भी काम चल जाता है उनका। कंटेंट पे किसी और ने मेहनत किया, कमेंट पे हम मेहनत कर लेते हैं, तो ये भी एक तरीका है। लेकिन यहां पर 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए। स्पैमिंग का मतलब ये, पता चला 5 दिनों के अंदर 5000 वेबसाइटों के ऊपर में डायरेक्टरी, क्लासिफाइड, सब पे अपनी कंपनी की डिटेल डाल दी, ये स्पैमिंग हो गया। हाँ, दिन भर में 10 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, चलेगा, 20 करके करते चले जाएंगे तो महीने में कितना हुआ, 600 हुआ, स्पैमिंग की काउंटिंग में नहीं आएगा। बट हमने क्या किया, सारे लोगों को बिठा दिया, सबको सिस्टम दे दिया, बट एक काम करो, सब 20 कर दो आज के वेबसाइट में पोस्टिंग। कितनी हो गई, 1000 एक दिन के। स्पैमिंग है। तो बहुत सारे ना सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में, कहते जी $5 हमको दे दो और हम इतने सारी वेबसाइट पे पोस्टिंग कर देंगे, और करते भी हैं वो, लेकिन वो स्पैमिंग में आ जाता है क्योंकि वो इतनी सारी वेबसाइट पे एक साथ पोस्ट कर देते हैं। तो ये स्पैमिंग नहीं करना, कभी नहीं करना। स्पैमिंग करोगे आपसे आपकी वेबसाइट गई, खत्म। ठीक है, दूसरा काम, जिस जगह आप अपनी पोस्टिंग कर रहे हैं, क्लासिफाइड की या आर्टिकल, ब्लॉग्स, कुछ भी, उसका पेज रैंक आपकी वेबसाइट के पेज रैंक से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, अब आ रहा हूं मैं इस पे, जाहिर सी बात है वर्ड इस्तेमाल किया है पेज रैंक, तो बताना भी है कि क्या है। गूगल या गूगल जैसे जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो सर्च इंजन है, वो हर वेबसाइट्स को रैंकिंग देती है। ठीक है, जैसे 10, 12, 15, 20, 25, 50 ऐसे कुछ अलग अलग रैंकिंग देती है। मान लो आपकी वेबसाइट का रैंक 10 है, मान लो एक बार को, आप टूल आता है इसके लिए, हम यूज करेंगे आगे, टूल पे हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का क्या रैंक है, दिख जाएगा। तो वहां पे हमें दिख रही है मेरी वेबसाइट का रैंक 10 है। अब हम जिस वेबसाइट के ऊपर अपना
ब्लॉग पोस्ट करें, आर्टिकल लिखें, डायरेक्टरी में पोस्टिंग करें, कुछ भी करें इस तरीके का, वो 10 से ऊपर के रैंक वाला होना चाहिए, और जितना मैक्सिमम होगा उतना बढ़िया है। ठीक है? हैं? आपके लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है? आपका जो भी, आपके वेबसाइट का जो भी पेज रैंक है, उससे ज्यादा पेज रैंक वाली वेबसाइट पे ही आप पोस्ट करेंगे, उससे कम वाली वेबसाइट पे आप पोस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब यह होता है, मान लो सिफारिश लेके जा रहा हूं मैं किसी के पास, और मैं लेके जा रहा हूं किसकी सिफारिश, क्या नाम है तुम्हारा? अमन। अमन। अमन की सिफारिश लेके जा रहा हूं मैं उनके पास में, सर जी के पास में या किसी और के पास में, तो वो कितना मेरी बात को मानेगा अगला बंदा? क्योंकि मैं अपने से नीचे के बंदे का लेके जा रहा हूं सिफारिश। बट अगर मैं यहां पर, यहां का MP MLA या वैसे कोई बड़े लेवल का कोई बिजनेसमैन हो, कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, उसका सिफारिश लेके जाऊं कहीं, तो फिर काम होना थोड़ा आसान हो जाएगा ना। यही है यहां पे सिफारिश। बेसिकली आसान लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं एक तरीके से सिफारिश, कि हमसे बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर मेरा डेटा है, वो मुझे रिकॉग्नाइज करता है, इसका मतलब हम कुछ हैं। समझ में आया बात क्या कह रहा हूं? इसलिए कहा मैंने कि जो पेज रैंक है, वो हमारी वेबसाइट से नीचे वाली वेबसाइट पे अगर हमने पोस्टिंग की तो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। मेहनत करना कर लो, रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको आपके पेज रैंक से ऊपर वाले जो पेज रैंक के डायरेक्टरीज, ब्लॉग्स, इस तरीके से जो भी हैं, उनके वहां पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। समझना है? इस पेज रैंक वाले कहानी में और इस ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की कहानी में एक काम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेड पोस्टिंग। पैसा देकर पोस्ट करना। पैसा दे के पोस्ट करवाना। और लोग कहां कराते हैं पैसा दे के? ज्यादातर कंडीशन में न्यूज की वेबसाइट्स पे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, आपका जो आज तक, इस तरीके से हैं, या जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन मैगजीन्स हैं। ठीक नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया कोई वैल्यू ही नहीं देता है। ठीक है? वहां पे इसको बोलते हैं पब्लिशिंग हाउस बेसिकली। ठीक है? तो ये वहां पर लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में कंटेंट लिखवाते हैं, हजारों लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं है कि 100 200 500 रुपए में लिख देंगे, नहीं लिखते। कई कई हजार रुपए, लाख रुपए भी चार्ज कर लेंगे वो आपसे वहां पर। और अगर आपने 10-20 पोस्टिंग करवा दी तो आपकी वेबसाइट की वैल्यू बहुत कहां से कहां पहुंच जाएगी। अगर आप ऑन पेज से अपनी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे ला चुके हैं और आपने 10-20 पोस्टिंग्स ऐसी करवा दी, तो आप वहां से टॉप पे अपने आप पहुंच जाओगे। एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, घूस दो लेकिन पता नहीं चलना चाहिए गूगल को कि हमने दे रखा है। मतलब समझ में आया क्या? उस वेबसाइट पे ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वहां पे लिखा हुआ हो कि पेड पोस्टिंग $10 में हम करते हैं, $20 में करते हैं। इसका मतलब है गूगल को समझ में आ रहा आपने पैसा दिया, पोस्ट किया। नहीं, आपने अपने रिलेशनशिप पे किसी बंदे को ढूंढा और उससे बात की, उसकी कंपनी को पेमेंट किया, उसने पोस्ट कर दिया, चलेगा। पता चला उसकी वेबसाइट पे वो उसने डाल ही दिया है कि जी हम तो पेड पोस्टिंग करते हैं, आप आओ और $10 दो, $20 दो, $100 दो और हम लिख देंगे आपके लिए। ये नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है? तो ये है बेसिकली
ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, डाउट है कोई अभी तक? माइक बंद हो गया? क्या लेके आ रहा है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल हम करते हैं? नंबर 1 है वूकॉमर्स। बेसिकली वूकॉमर्स को लिखने से पहले लिखना वर्डप्रेस। हाँ, WORDPRESS, वर्डप्रेस। प्रेस। दुनिया में जितनी वेबसाइट्स है ना, सबसे ज्यादा वेबसाइट अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है तो वो है वर्डप्रेस। वेबसाइट दो तरीके से बनती है। एक, हम कोडिंग जानते हैं, बैठ के कोडिंग करेंगे, वेबसाइट बना लेंगे। दूसरा, हम कोडिंग नहीं जानते हैं तब भी वेबसाइट बना लेंगे, उसको बोलते हैं वेबसाइट बिल्डर्स। ठीक है? वेबसाइट बिल्डर का इस्तेमाल करके हम वेबसाइट्स बना सकते हैं बिना कोडिंग जाने। कोडिंग जानने की कोई जरूरत नहीं है। और वेबसाइट बिल्डर में सबसे बड़ा नाम है वर्डप्रेस का। ओके? इसी तरीके से आपको वर्डप्रेस के अलावा है जैसे विक्स, WIX, विक्स। ठीक है? आपको है शॉपिफाई। शॉपिफाई, शॉपिफाई, SHOPIFY, शॉपिफाई। उसी तरीके से है वूकॉमर्स। लेकिन वूकॉमर्स पे हम सिर्फ वूकॉमर्स का इस्तेमाल करके नहीं बना सकते। वूकॉमर्स को इस्तेमाल करने से पहले हमको इस्तेमाल करना होता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बेस है, उसके बेस के ऊपर हम यूज करते हैं वूकॉमर्स। तो जैसे मैंने वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस पे दुनिया जहां के किसी भी तरीके की वेबसाइट बनानी है बना लो। वर्डप्रेस के ऊपर किसी भी तरीके की वेबसाइट बनानी हो, कोचिंग सेंटर के लिए बनाना हो, किसी जो है ब्यूटिशियंस के लिए बनाना हो, आपको कोई ब्लॉग लिखना हो, आपको किसी दुकान के लिए बनाना हो, गर्ज ये है जैसा मर्जी चाहो आप वेबसाइट बना सकते हो वर्डप्रेस पे। लेकिन जब वर्डप्रेस के साथ में आप वूकॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं तब आप बनाते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स वेबसाइट्स, और ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब है वहां पे हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है? वूकॉमर्स का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं। जैसे होटल है मेरा, बुकिंग करनी है, जैसे ये एक मैरिज हॉल है, इसकी बुकिंग करनी है ऑनलाइन। हमें कोई टिकटिंग के सिस्टम है, वो टिकटिंग का बेचना है। हमें ऑनलाइन अपनी क्लासेस बेचनी है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है वो सेल करना है। इस तरीके का अगर कोई काम हमें करना है तो उसके लिए हमें वेबसाइट चाहिए होगी ई कॉमर्स की। और ई कॉमर्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वूकॉमर्स का। उसी तरीके से विक्स,
विक्स पे हम हर तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स। विक्स पर हम हर तरीके की ब्लॉग व्लॉग ये वो जो भी चाहे, जिम के लिए, ब्यूटिशियन के लिए, जो चाहे वो वेबसाइट बना लें। साथ ही साथ अगर मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना है तो हम विक्स पे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, शॉपिफाई। शॉपिफाई पे सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जा सकती है। नहीं, बिजनेस रिलेटेड नहीं, ई कॉमर्स जिसपे हम कुछ कुछ बेच सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड तो मैं अपने ऑफिस के लिए कोई वेबसाइट बना लूं, काम चल जाएगा। वो बिजनेस रिलेटेड है, मुझे इंक्वायरी चाहिए। यहां मुझे इंक्वायरी नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट पैसा चाहिए क्लाइंट से। तो जहां पर डायरेक्ट पैसा चाहिए ना, वो है ई कॉमर्स, और वो शॉपिफाई पे होता है, वू कॉमर्स पे होता है। ठीक है, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो है वर्डप्रेस और वू कॉमर्स। वर्डप्रेस और वू कॉमर्स। सर विक्स क्यों नहीं है सर? उसमें तो दोनों ई कॉमर्स भी बन जाता है। पैसा लेता है वो ज्यादा, और वर्डप्रेस फ्री में दे देता है ऑप्शन बनाने का, और लेता भी है पैसा तो विक्स के कंपैरिजन में बहुत कम। कहां जाओगे? जी हाँ, ठीक है। अगर हम वू कॉमर्स और शॉपिफाई को कंपेयर करें तो शॉपिफाई की वेबसाइट्स फार बेटर है वू कॉमर्स से, बहुत बेहतर है, लेकिन पैसा भी बहुत लगता है। ठीक है, तो जितने सीरियस लोग हैं ना अपनी वेबसाइट को लेकर, अगर उनको ऑनलाइन शॉपिंग का वेबसाइट बना रखी है, नहीं बना रहे हैं मान लो वो, और वो अपने बिजनेस को लेके बहुत सीरियस है कि नहीं मुझे तो अपनी वेबसाइट को चलाना है और बढ़िया से चलाना है, तो फिर वो वू कॉमर्स पे नहीं जाते, फिर वो जाते हैं शॉपिफाई पे। क्योंकि शॉपिफाई स्पेशली डिजाइन किया गया है सिर्फ ई कॉमर्स के लिए ही, और यहां पे मल्टीपल है। तो मल्टीपल में तो जाहिर सी बात है ना, हर चीज पे उतना फोकस नहीं हो सकता। ठीक है, तो वेबसाइट आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाएं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आपको जूमला है, ओपन कार्ट है, बिल्ड द बाजार, आजकल दुकान चल रहा है। ठीक है, आपका जो है एक डिजिटल शोरूम करके ऐप है, इस तरह के बहुत सारे ऐप आ गए हैं। गर्ज ये है कहने का कि आप वेबसाइट किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बनाएं, वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली मतलब उस पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम प्रॉपर किया जा सके। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा जो टूल वो है चैट जीपीटी। 2 साल पहले इसका कोई नाम नहीं जानता था। दिसंबर 2022 से पहले दुनिया में कोई ये जानता ही नहीं था कि चैट जीपीटी नाम की कोई चीज है भी मार्केट में। कुल मिला के 2 साल हुए हैं अभी, और 2 साल में ये कंपनी तकरीबन $150 बिलियन की कंपनी है। $150 बिलियन मतलब होता है आज की रेट में लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है ये। 12 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है ये, मात्र 2 साल में। इसको हम लोग बोलते हैं अलादीन का चिराग। हाँ, इससे जो पूछना है पूछ लो, जो करवाना है करवा लो। आज की डेट में जितनी वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं, उस वेबसाइट्स को बनाने का
उस वेबसाइट्स पे कंटेंट लिखने का, उस वेबसाइट्स पे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन पूरा कंप्लीट करने का जो पूरा तरीका है, तरीका भी और काम भी इस सॉफ्टवेयर से लिया जा रहा है। चैट जीपीटी, इसकी पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, और ये एक एआई टूल है। एआई टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल है ये। ये सर्च इंजन नहीं है, बहुत फर्क है सर्च इंजन में और इस टूल में। आज से 10-15 साल पहले अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते थे तो आप अनपढ़ कहलाते थे। आज आप अगर एआई टूल का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो आप अनपढ़ हैं। चाहे जितनी मर्जी आपकी क्वालिफिकेशन हो, फर्क इस बात से पड़ता नहीं। जो काम आप लाखों रुपए खर्च करके करवाएंगे किसी से, वो काम आप 2-4-5 दिन या महीना दिन लगा के अपना इस टूल का इस्तेमाल करके खुद से कर लेंगे आप। ये जो कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा है अभी आपको, ये चैट जीपीटी ने लिखा है। और सिर्फ लिखा नहीं है, ये पूरा डिजाइन भी इसी ने किया है। चैट जीपीटी भी सिमिलर रिजल्ट आपको देता है? नहीं, हर बार वो अपना खुद का न्यू क्रिएट, हर बार वो नया क्रिएट करके देगा। उससे अगर हम हेल्प करेंगे तो प्रेजेंटेशन बनाने में तो उसमें कॉपीराइट नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, चैट जीपीटी सब काम करता है और सब कुछ कर सकता है, जो आप चाहोगे वो कर सकता है। ये नहीं है कि उसको बोल दिया फलाना काम कर दो कर देगा, नहीं, उससे काम लेना आपको आना चाहिए। अगर आपको उससे काम लेना आता है तो ही आप उससे काम करा सकते हैं, वरना नहीं करा पाएंगे आप। अगला क्या है? गूगल सर्च का टूल, सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, कीवर्ड, ये बेसिकली 3 लिखा हुआ है। ये 3 अलग अलग टूल हैं। सर्च कंसोल एक अलग टूल है, एनालिटिक्स एक अलग टूल है, और कीवर्ड जो सिर्फ लिखा हुआ वो बेसिकली वो कीवर्ड प्लानर है। बेसिकली कीवर्ड प्लानर वो एक अलग टूल है। ठीक है, अब हम तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी देंगे। सबसे पहला चीज एनालिटिक्स, पूरा नाम गूगल एनालिटिक्स। हमारी वेबसाइट पे कौन आया, उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी इसके पास होती है। क्या क्या हो सकता है? उसका नाम, जो बंदा आया उसका नाम, मेल फीमेल, लोकेशन, आईपी, मोबाइल से आया, लैपटॉप से आया, मोबाइल पे आया तो एंड्रॉइड था, आईओएस था, एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन था, मोबाइल कौन सा है, मोबाइल का मैक आईडी क्या है, लैपटॉप की मैक आईडी क्या है, कौन सा ब्राउजर था, ब्राउजर का साइज क्या था, कौन सा कलर फॉन्ट इस्तेमाल करता है, कौन कौन से टैब उसके खुले हुए थे, मोबाइल में कितने सारे और ऐप वो इस्तेमाल करता है, किस ऐप पे कितना टाइम वो बिताता है, ऐप का डाटा शेयर नहीं होता है। सब कुछ होता है इसके पास। सब कुछ होता है, जो भी करोगे ऑनलाइन आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप उतना अपने बारे में नहीं जानते होंगे, भूल जाते होंगे, इसको नहीं, ये नहीं भूलता। इसके पास सारा डेटा होता है आपका, और इसी डेटा का इस्तेमाल करके लोग आपको एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। हम टारगेट करते हैं अपने ऑडियंस को। किस तरीके से टारगेट करते हैं? जैसे मान लो मुझे ये ट्रेनिंग देनी है, मुझे टारगेट करना है और मुझे मुंगेर में ट्रेनिंग देनी है, तो मैं क्या टारगेट करूंगा?
मैं टारगेट करूंगा मेरे पास वो बंदा है जिसका एज 18 से 25 साल हो या 30 साल हो, मेल फीमेल दोनों चलेगा, या मैं ये भी कह सकता हूं नहीं सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल। मैं ये भी टारगेट कर सकता हूं उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, मुंगेर में किस लोकेशन का होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की टारगेटिंग हम कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं, वो किस चीज में ज्यादा वक्त बिताता है या बिताती है, इस तरीके का टारगेटिंग हम कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल करके? गूगल एनालिटिक्स का। क्लियर है? कीवर्ड प्लानर का तो मैंने बताया था आपको कि कीवर्ड प्लानर का काम क्या होता है। कीवर्ड्स बेसिकली हम उससे निकालते हैं कि किस कीवर्ड पे कितना ज्यादा ट्रैफिक है, कितना सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। सर्च कंसोल हमारी वेबसाइट पर जो भी विजिट आ रही है, विजिट मतलब कोई भी बंदा आके हमारी वेबसाइट को देख रहा है, वो कहां से आ रहा है? वो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करके आया, या गूगल से आया, या फेसबुक से आया, इंस्टाग्राम से आया, किसी डायरेक्टरी से आया, किसी क्लासिफाइड से आया, किसी आर्टिकल वाली वेबसाइट से आया, कहां से आया? मेरी साइट पे आने के बाद कितना वक्त मेरी साइट पे बिताया उसने? 5 सेकंड में अगर मेरी वेबसाइट से वापस चला गया तो बाउंस कहलाता है, बाउंस हो गया। 5 सेकंड में अगर वो साइट को खोल के कहीं और चला गया, हमारी साइट से कहीं और चला गया, तो हो गया बाउंस। तो इसका हम बाउंस रेट भी निकालते हैं कि कितना बाउंस रेट है। जितना कम बाउंस रेट होगा उतनी वेबसाइट का कंटेंट रिलेवेंट माना जाएगा। तो मेरी वेबसाइट पे जो लोग भी आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, किस रेफरेंस से आ रहे हैं, किस लोकेशन से आ रहे हैं, मेल हैं फीमेल, यहां किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही, यहां पे होल एंड सोल हमारी साइट पे जितना भी विजिट है उसकी बात हो रही है। हमारी वेबसाइट का पेज स्पीड क्या है, कितना स्पीड है वेबसाइट की, हमारी वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखे हुए हैं गूगल के हिसाब से वो कैसे कंटेंट हैं, क्या है, इस तरीके की डेटा हम चेक करते हैं और मैनेज करते हैं किसके थ्रू? गूगल सर्च कंसोल से। ओके, नेक्स्ट है योस्ट। योस्ट हमारे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली एक दोस्त है, ठीक है। हमें यह बताता है कि गूगल के हिसाब से या सर्च इंजन के हिसाब से जो मेरे पेज पे कंटेंट है वो कैसा है, सर्च इंजन के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, कंटेंट यूनिक है या नहीं, कंटेंट में प्रॉपर कीवर्ड्स हैं या नहीं, कंटेंट प्रॉपर पैटर्न में लिखा हुआ है या नहीं, पढ़ने में बहुत टफ तो नहीं है, वर्ड्स तो आसान लिखे हुए हैं, ये भी चेक करता है। ये भी चेक करता है कि जो इमेज लगे हैं वो कैसा इमेज है, जो लिंक लगाया है वो किस तरीके का लिंक है, टाइटल प्रॉपर है कि नहीं, हेडिंग्स प्रॉपर है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कीवर्ड को हमने 10-20 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से वो कई सारे पैरामीटर को चेक करता है ऑन पेज का। तो अगर आपकी वेबसाइट पर योस्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और आप उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपरली अगर आपने कंटेंट लिख भी दिया ना, तो आपकी वेबसाइट पे विजिट वैसे ही आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरीके से जो विजिट आती है हमारी वेबसाइट पे, जो विजिट आती है वो 2-3 तरीके की विजिट हो सकती है। नंबर 1 ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक विजिट, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, विजिट कह लो, ट्रैफिक कह लो।
नंबर 2 पेड ट्रैफिक, और नंबर 3 रेफरल ट्रैफिक। ऑर्गेनिक, पेड और रेफरल। ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब यह हुआ, गूगल पे किसी ने सर्च किया, वहां पे हमारी वेबसाइट आई, उस पे क्लिक, वेबसाइट का डेटा दिखा, वहां पे गूगल पे क्लिक किया, आपकी साइट पे आ गया। जितने लोग इस तरीके से आ रहे हैं वो हो गए ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अच्छा, एक और रह गया डायरेक्ट। डायरेक्ट, अब डायरेक्ट का मतलब यह हुआ कि वो बंदा जो हमारी वेबसाइट पे आया, उसने डायरेक्ट मेरी वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया और आ गया। जैसे होता है ना www.flipkart.com, ओपन कर लिया हमने सीधा, तो हम जब फ्लिपकार्ट पे गए तो फ्लिपकार्ट के लिए मैं हो गया डायरेक्ट ट्रैफिक। ठीक है। अगर मैंने सर्च का कोई कीवर्ड डाला और गूगल पे फ्लिपकार्ट का लिंक आया, वहां पर से क्लिक करके मैं पहुंचा, तो मैं हो गया ऑर्गेनिक ट्रैफिक उस केस में। ठीक है। गूगल सर्च के थ्रू अगर वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वो हो गया ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर किसी एडवर्टीजमेंट्स को देखकर कोई बंदा एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करता है और वहां से वेबसाइट पर आता है, तो ये हो गया पेड ट्रैफिक। जो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू किसी वेबसाइट पे आ रहा है, कहीं कोई वीडियो एडवर्टीजमेंट देखा, कोई फोटो कमेंट में सर लिंक से वैसे है है, जैसे किसी का ये वीडियो है उसके कमेंट के लिंक से नहीं, वो रेफरल होगा। हाँ, वो भी बताने वाला हूं मैं। ठीक है। जैसे किसी क्लासिफाइड की वेबसाइट्स पर, किसी सोशल मीडिया पर आपने कोई पोस्ट कर रखा है, कोई वीडियो, कोई रील डाल रखा है, वहां पे आपने लिंक लगा रखा है, वहां पे कमेंट्स में लिंक लगा रखा है, बंदा उस पोस्ट को देखता है, वो कमेंट देखता है, क्लिक करता है, आपकी वेबसाइट पे आ जाता है, ये हो गया रेफरल। ठीक है। तो जो विजिट्स हमारी वेबसाइट्स पे आती हैं, वो विजिट्स डायरेक्ट हो सकती हैं, ऑर्गेनिक, पेड और रेफरल। सबसे अच्छा माना जाता है ऑर्गेनिक को और रेफरल को, ये दो ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रैफिक बहुत कम होती है, लोग कितना ही जानते हैं किसी के बारे में। तो डायरेक्ट ट्रैफिक कम होती है। पेड में पैसा खर्च करना पड़ता है, तो जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो पेड एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आते हैं, जिनके पास कम होता है वो एसईओ के थ्रू लेकर आते हैं, जिनके पास कम होता है वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी वेबसाइट्स पर लेकर आते हैं। क्लियर है? क्या नाम है आपका? इतना तेज बोलिए कि मेरे कानों तक आवाज आ जाए। आफरीन। डायरेक्ट और पेड जो विजिटर्स हैं उनका या ट्रैफिक है, उनका डिफरेंस बताओ। हम लोग यहाँ पे जो भी अभी सीख रहे हैं, जो भी आपको बता रहा हूं मैं, जैसे जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, जैसे अभी हमारा एक टॉपिक चल रहा है ये इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, और मेरे ख्याल से कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसका आपका एक टेस्ट होएगा, और वो टेस्ट हम कोई पेपर नहीं देंगे आपको, आपको ऑनलाइन वो टेस्ट अपीयर होना होगा, अपने मोबाइल से आप कर सकते हैं। ठीक है।
हाँ, मोबाइल से करेंगे इसका ये मतलब नहीं बहुत टाइम मिलेगा, टाइम बड़ा लिमिटेड ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद 20 और मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड्स का एक क्वेश्चन का टाइम आपको मिलेगा। और क्वेश्चंस भी रैंडम भी दिखेगा आपको, ऐसा नहीं है कि दो लोग एक साथ खोलेंगे तो एक जैसा क्वेश्चन दिखेगा, जरूरी नहीं है। हाँ, जितने लोग देखेंगे उतने लोगों को क्वेश्चन भी रैंडम दिखेगा और उसके जो आंसर्स होंगे वो भी रैंडम दिखेगा। क्योंकि आप क्या सीख पा रहे हैं मैं कैसे चेक करूंगा, तो मुझे चेक करने के लिए बेहतर तरीका मेरे पास में ये है कि हम आपका रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लें, और आप उस टेस्ट को एक बार ही अपियर हो पाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि दोबारा दे देते हैं, वो आपसे लेगा नहीं है, वो आपको कह देगा कि ये आप एक बार ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान लगाइए पढ़ने पे। हमको ये दिख रहा है कि आप लोगों को लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, लिखिएगा नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। और जहां हम आपका ये टेस्ट लेंगे वहां पे आपको ये प्रेजेंटेशन और इस क्लास की कुछ रिकॉर्डिंग भी आपको वहां पे मिल जाएगी एज ए कंटेंट के तौर पे, ताकि आपको अगर रिवीजन करना हो तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। बंद कर दो।